नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में आदिकाल की कुछ प्रवृत्तियां लिए हैं जो कि अक्सर परीक्षा में पूछी जाती हैं। आदिकालीन प्रवृत्तियां किसी न किसी तरीके से इन प्रवृत्तियों का प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। चाहे आप कैसी भी एग्ज़ाम्स उठा के देख लीजिए, नेट जेआरएफ से लेकर के आरपीएससी की कोई एग्ज़ाम हो या कोई पीएससी की यानी किसी भी आयोग हो, यूपीएससी हो, एमपीएससी हो, सीटेट वगैरह हो, पीजीटी हो, टीजीटी, डीएसएसबी, हर परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न वो पूछे जाते हैं। तो आज अपन इस वीडियो में आदिकालीन प्रवृत्तियों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अपन देखते हैं, आज की अपनी हेडिंग है आदिकालीन प्रमुख प्रवृत्तियां। ऐतिहासिकता का अभाव, युद्ध वर्णन में सजीवता, प्रामाणिकता में संदेह है, वीर एवं श्रृंगार रस की प्रधानता, आश्रयदाताओं की प्रशंसा, संकुचित राष्ट्रीयता, कल्पना की प्रचुरता, विविध छंदों का प्रयोग, डिंगल व पिंगल भाषा शैली का प्रयोग, अलंकारों का स्वाभाविक समावेश, ये आदिकालीन मुख्य प्रवृत्तियां हैं। तो देखिए, सबसे पहले अपन देखते हैं ऐतिहासिकता का अभाव। इसमें ऐतिहासिकता का अभाव किस तरीके से बतलाया गया है उसकी अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। तो देखिए, रासो जो भी साहित्य है, कोई भी रासो उठा के देख लीजिए आप, मूल रूप से पृथ्वीराज रासो है, खुमान रासो है, हम्मीर रासो है, जितने भी रासो ग्रंथ हैं उन सभी ग्रंथों में ऐतिहासिकता का अभाव है। वो ऐसे है, रासो साहित्य का जो चरित्र नायक होता है, यानी जो रासो ग्रंथ है उसका एक मुख्य नायक होता है, वो एक ऐतिहासिक व्यक्ति है। जिस प्रकार से प्रमाल रासो है तो इसमें आला और उदल है, पृथ्वीराज रासो है इसमें पृथ्वीराज चौहान है, हम्मीर रासो में हम्मीर है, खुमान रासो में खुमान है। उनमें एक ऐतिहासिक व्यक्ति जरूर होता है, किंतु उसी के साथ साथ इन काव्य ग्रंथों में ऐतिहासिकता की रक्षा नहीं की गई है। ऐतिहासिकता की कोई रक्षा नहीं की गई है। वस्तुतः इन ग्रंथों में तथ्य कम है और कल्पना अधिक है। यानी कवि होता है वो अपने आश्रयदाता का बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया है, उसमें तथ्य, ऐतिहासिक तथ्य कम है, जबकि कल्पना का समावेश है वो अधिक किया गया है। अनेक ऐतिहासिक भ्रांतियां उत्पन्न होती हैं, यानी कल्पना का प्रयोग करने के कारण अनेक प्रकार की ऐतिहासिकता पर भ्रांति हैं, अपने मन में विचार हैं, वो उत्पन्न हो रहे हैं। इन ग्रंथों में के जो रचयिता हैं, जो रचना की है, जो वर्णन किया है इन ग्रंथों में, वे तात्कालिक इतिहास से मेल नहीं खाते, यानी उस जमाने के इतिहास से और इन ग्रंथों के इतिहास में वो मेल नहीं खाते हैं। यानी दोनों में बहुत परिवर्तन दिखाई देता है। आई बात समझ में। दूसरी बात, जो घटनाएं, जो नामावली, जिन नामों का, जिन घटनाओं, जिन तिथियों का जो वर्णन इन रासो ग्रंथों में उपलब्ध होता है, वह इतिहास से संबंध नहीं, यानी इतिहास से वो मेल नहीं खा रहा है। ऐतिहासिक चरित्र नायकों को लेकर के लिखे गए कार्य ग्रंथों में सावधानी की अपेक्षा की जाती है, यानी सावधानी इतनी नहीं बरती गई, उससे नितांत विमुख ही रहे। परिणामतः इन ग्रंथों में ऐतिहासिक तथ्य में जो सत्य होता है वो उद्घाटित नहीं हो रहा है, बल्कि इतिहास में अतिशोक्ति से बचा जाता है। इतिहास होता है उसमें अतिशोक्ति नहीं की जाती है, बल्कि इन रासो ग्रंथों में अतिशोक्ति का अधिक प्रयोग हुआ है। कवियों ने अतिशोक्ति को प्रमुखता दी है क्योंकि अपने आश्रयदाताओं का वर्णन किया, कल्पना का वर्णन खूब किया है। यही कारण है कि इन ग्रंथों में ऐतिहासिकता का अभाव पाया जाता है, यानी इतिहास में जो घटनाएं घटित हुई हैं वो तथ्य बिल्कुल कम है, जबकि कल्पना का समावेश है वो खूब बढ़ चढ़ करके इन कवियों ने किया है। युद्ध का सजीव वर्णन, ये इस जो आदिकालीन साहित्य है उसमें युद्ध का सजीव वर्णन मिलता है। यानी रासो जो ग्रंथ हैं उन ग्रंथों में जो नायक है उसमें किए गए युद्धों का सजीव चित्रण प्रतीत होता है, यानी युद्ध का जो वर्णन है ना वो बिल्कुल सटीक सजीव प्रतीत होता है, बिल्कुल सही है। इन काव्य ग्रंथों में जहाँ जहाँ भी युद्ध वर्णन, जहाँ जहाँ भी युद्धों के वर्णन का जो प्रसंग आया है वहाँ वहाँ ऐसा प्रतीत होता है, वहाँ वहाँ उसको पढ़ने से ऐसा लगता है अपन को जैसे कि कवि है वो युद्ध को अपने आंखों देखा हाल ही सुना रहा है। यानी कवि होता है वो युद्ध में उपस्थित रहता था उस टाइम में, तो वो युद्ध वर्णन है वो ऐसा पढ़ने में ऐसा लगता है कि जो रासो रचयिता है, जो लिखने वाले लेखक या कवि हैं, वो अपने आंखों देखा हाल सुना रहा है। स्पेशली ये जो रासो काव्य हैं वो चारण कवियों के द्वारा ही लिखा गया था। स्पेशली इन रासो ग्रंथों को किसने लिखा? चारण कवियों के द्वारा लिखा गया। चारण कवि जो हैं वो कलम के धनी नहीं बल्कि तलवार के भी धनी थे, यानी अपने आश्रयदाता की आवश्यकता पड़ने पर वो तलवार भी उठा लेते थे, तलवार के भी धनी थे। अतः अवसर पड़ने पर वह अपने आश्रयदाता के लिए रण क्षेत्र में तलवार हाथ में लेकर के युद्ध करते हुए भी दिखाई देते थे, यानी युद्ध भी करने के लिए वो तैयार थे, मरने मारने के लिए वो
पीछे हटने वालों में से नहीं है। ये नहीं है कि वो कलम के धनी थे, सिर्फ उन्होंने कलम ही चलाई है, बल्कि उन्होंने युद्ध क्षेत्र में तलवारें भी चलाई हैं। युद्ध के दृश्यों को उन्होंने अपने आंखों से देखा है, यानी बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से आंखों से देखा। अतः युद्ध वर्णन में जो कुछ भी कहा गया है वो वास्तविक अनुभूति है, यानी युद्धों का जो भी वर्णन किया है रासो ग्रंथों में चारण कवियों के द्वारा, वो बहुत ही शानदार वर्णन किया है। वो बिल्कुल वास्तविक अनुभूति होती है कि वाकई इन्होंने, इन चरित्र नायकों ने ऐसे ही शानदार युद्ध लड़े हैं। इन कवियों के द्वारा केवल सैन्य बल ही नहीं अपितु योद्धाओं के उमंग और मनोदशा, केवल सैन्य बल का ही नहीं बल्कि योद्धा होते हैं उनमें उमंग और मनोदशा की क्रियाकलापों को भी बड़ा सुंदर वर्णन किया। यानी जो लड़ाका जितने शानदार तरीके से, जितने गजब तरीके से लड़ता था, उसी तरीके से उन्होंने उनका वर्णन किया है। इन युद्ध प्रसंगों में कवि की कल्पना का चमत्कार न होकर के वीर हृदय के उच्छ्वास, यानी कवि ने कोई कल्पना नहीं की है, चारण कवियों ने कोई भी कल्पना नहीं की ऐसी, बल्कि उसमें अपने कवि हृदय से वीर रस की जो उच्छ्वास होते हैं उसका स्पंदन नजर आता है उनको पढ़ने से। यानी अभी भी जो अपन पढ़ते हैं तो अपने रोंगटे खड़े हो जाते हैं, इतना शानदार वर्णन किया है। फड़कती हुई रचना की है वीर रस की। तात्कालिक परिस्थितियों के कारण यह है एक अनिवार्य आवश्यक भी था। तात्कालिक परिस्थितियां उस समय ऐसी थी कि युद्ध वर्णन के समय जो योद्धा होते थे उनको उत्साहित रखना बहुत ही जरूरी था। तात्कालिक एक ऐसी परिस्थिति युद्ध के कारण एक अनिवार्य ऐसी आवश्यकता ही पड़ गई थी। अतः ऐसे वर्ग की अपेक्षा राजाओं को रहती थी, यानी इस प्रकार से प्रत्येक राजा होता था अपने आश्रय में एक चारण अवश्य रखता था, क्योंकि वो उनको इस प्रकार की कविताएं सुनाते रहते थे जिससे कि उनके हृदय में है वो युद्ध की आकांक्षा वो बढ़ती जाती थी। जो वीर युद्ध के लिए प्रोत्साहित कर सके, जो वीर होते थे वो युद्ध के लिए प्रोत्साहित कर सके, चारण कवि इसी आवश्यकता की पूर्ति कर रहे थे। जो चारण कवि थे वो राजाओं को युद्ध करने के लिए उसी प्रकार की जो एक आवश्यकता की पूर्ति थी वो पूरी कर रहे थे। अनेक इनके योगदान की चर्चा करते हुए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने चारणों को क्या कहा है, देखिए, देश पर सब ओर से आक्रमण की संभावना थी, निरंतर युद्ध के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक वर्ग आवश्यक हो गया था। चारण इसी वर्ग के लोग होते थे, यानी देश पर चारों ओर से जब युद्ध के आक्रमण की संभावना बढ़ रही थी, निरंतर युद्ध का माहौल हो रहा था, तो युद्ध के लिए प्रोत्साहित करने वाला जो एक वर्ग था, वर्ग की जो आवश्यकता थी, उसी वर्ग की आवश्यकता है वो चारण कवि पूर्ति उसकी कर रहे थे। बहुत अच्छी बात की, बहुत अच्छा कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, याद रखिएगा। उनका कार्य यही था कि हर प्रसंग में आश्रयदाता को युद्ध उन्माद में, हर प्रकार के प्रसंग में जो आश्रयदाता था उसको युद्ध के उन्माद उत्पन्न करने वाली घटना या योजना का आविष्कार करता रहे। पृथ्वीराज रासो अपने युद्ध वर्णनों के कारण एक सशक्त रचना मानी जाती है। जो पृथ्वीराज रासो है वो अपने युद्ध के कारण ही एक सशक्त रचना मानी जाती है। युद्ध का वर्णन बहुत ही शानदार तरीके से पृथ्वीराज रासो में किया गया है। अब देखिए नेक्स्ट जो है वो प्रामाणिकता का संदेह है। अब इसमें प्रामाणिकता का संदेह क्यों होता है वो देखते हैं अपन। देखिए कि आदिकाल में अधिकांश रासो कवियों का प्रामाणिकता का संदेह इसलिए है कि पृथ्वीराज रासो में जो इस काल की प्रमुख रचना है, यानी आदिकाल की प्रमुख, यानी महाकाव्य, हिंदी का प्रथम महाकाव्य अगर कहा जाए तो वो पृथ्वीराज रासो ही है। उस रासो में यह बताया गया है कि अप्रामाणिक मानी गई है, वो रचना है वो प्रामाणिक नहीं मान करके अप्रामाणिक मानी गई। आचार्य शुक्ल ने यह कह दिया कि इसके अतिरिक्त उसमें कुछ कहने की जगह नहीं, कि पूरा ग्रंथ वास्तव में ये जाली ग्रंथ है। इसी प्रकार रास जो खुमान रासो है, परमाल रासो है, उनकी प्रामाणिकता में भी संदेह है। इसका कारण यह है कि मूल कवि की रचना में अनेक लोगों ने, यानी अनेक कवियों ने, जो मूल रचना होती थी उसमें अनेक कवियों ने पता नहीं कब और किस प्रकार का कितना अंश उसमें और संक्षिप्त रूप से या विस्तृत रूप से जोड़ दिया है। इसलिए संदेह प्रकट इस कारण से होता है कि वो वास्तव में एक ही कवि के द्वारा नहीं लिखी जाती थी, बल्कि दूसरा कवि आता था, वो उसमें कुछ और जोड़ दिया जाता था। इसका निर्णय कर पाना बहुत ही कठिन है कि किस कवि ने कितना वर्णन या कितना प्रसंग इसमें जोड़ा है, संक्षिप्त या विस्तार से जोड़ा है। इसका निर्णय कर पाना बहुत ही कठिन है। भाषाशैली जो थी वो विशेष सामग्री के आधार पर निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि रासो काव्य समय समय पर परिवर्तित, यानी जो रासो काव्य जितने भी हैं वो समय समय पर परिवर्तित और परिवर्तित होते रहे। यानी दूसरा जो कवि, दूसरा जो लेखक आया उसने पता नहीं उसमें कितना क्या जोड़ दिया, तो उसका जो वर्णन है वो समय समय पर परिवर्तित अपरिवर्तित होता रहा है। इसके कारण से इसकी प्रामाणिकता पे क्या उठाया जाता है, संदेह उठाया जाता है। नेक्स्ट जो प्रवृत्ति है वो बहुत ही शानदार है, वीर और श्रृंगार रस का वर्णन। क्योंकि युद्धोन्माद तो वर्णन मिलता है सभी रासो ग्रंथों में, तो युद्ध का वर्णन मिलेगा तो वीर रस होगा, और विवाह विशेष होता था उसमें श्रृंगार रस का की भी प्रधानता मिलती है। तो देखिए रासो ग्रंथों में यद्यपि सभी रसों का समावेश हुआ है, वैसे तो रासो ग्रंथों में सभी रसों का समावेश हुआ, तथापि फिर भी इसमें वीर और श्रृंगार रस प्रधानता परिलक्षित होते हैं। मूल रूप से मुख्य रूप से रासो जो ग्रंथ है उसमें वीर और श्रृंगार रस ही अपने को खास तौर से मिलते हैं पढ़ने में।
युद्धों का वर्णन होने के कारण इसमें वीर रस की योजना उसमें अनायास आ गई है, क्योंकि युद्ध का वर्णन होगा तो वीर रस की योजना तो अपने आप ही अनायासी आ गई है। और वीरों के मनोभाव और अदम्य उत्साह का जैसा हृदयग्राही वर्णन रासो काव्य में किया गया है, वैसा अन्यत्र दुर्लभ है, यानी अन्य विश्व साहित्य में ऐसा वर्णन पढ़ने को नहीं मिलता है, बहुत ही दुर्लभ है। पृथ्वीराज रासो में ऐसे अनेक मार्मिक स्थल हैं जहाँ पर वीर रस का पूर्ण परिपाक हुआ है। युद्ध शौर्य प्रदर्शन के लिए एवं सुंदर कुमारियों के लिए विवाह के लिए निमित्त लड़े जाते थे। युद्ध मूल रूप से देखिए जर जोरू और जमीन के खातिर होते आए हैं, हो रहे हैं और होंगे। तो ये रासो जो काव्य है इसमें युद्ध है वो मूल रूप से सुंदर राजकुमारियों के विवाह प्रसंग को लेकर के ही लड़े जा रहे हैं, तो इसमें वीर रस का समावेश होना स्वाभाविक था। अनेक मार्ग में वीर रस का परिपाक हुआ है। युद्ध शौर्य प्रदर्शन के लिए था, सुंदर राजकुमारियों के लिए लड़े जाते थे। श्रृंगार रस में भावपूर्ण और वर्णनों का समावेश भी इन काव्य ग्रंथों में किया गया है। राजकुमारियों के स्वप्लीन सौंदर्य का अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन यानी नक्षिक वर्णन भी बहुत ही शानदार तरीके से इसमें किया गया है। ये तो काव्य की परिपाटी थी। नायिका के रूप सौंदर्य के साथ साथ वय संधि और षड्ऋतु वर्णन सम्यक समावेश इन राजो ग्रंथों में किया गया है। राजकुमारियों का जो नक्षिक वर्णन है, रूप सौंदर्य का जो नक्षिक वर्णन है, उसका वर्णन बढ़ा चढ़ा करके कवियों ने काफी सुंदर ढंग से काफी अच्छे तरीके से इन रासो ग्रंथों में किया गया है। तो वीर रस का प्रयोग तो युद्ध के वर्णन में होता था और श्रृंगार रस का वो राजकुमारियों के लिए किया जाता था। नेक्स्ट देखिए आश्रयदाताओं की प्रशंसा, बहुत ही शानदार कहते हैं। आश्रयदाताओं की प्रशंसा में तो देखो ये रासो ग्रंथों में की गई है। रासो ग्रंथों के रचयिता चाण कहे जाते हैं, ठीक है। और वो अपने आश्रयदाता यानी अपने राजाओं की प्रशंसा काव्य रचना करना उनका अपना एक परम कर्तव्य समझते थे। ये एक अपने उन कवियों का परम कर्तव्य था कि अपने जो नायक थे, अपने जो आश्रयदाता थे, उनका वर्णन है वो काफी बढ़ा चढ़ा के करना था। उन राजाओं के प्रसंगों का वर्णन करना उनका परम कर्तव्य था। अपने चरित्र नायक को श्रेष्ठ था, अपने जो चरित्र नायक था यानी जिस आश्रयदाता के आश्रय में वो रहते थे उनका श्रेष्ठता और प्रतिपक्ष राजा की हीनता का वर्णन अतिशोक्तिपूर्ण में करना इन चारणों की प्रमुख विशेषता थी। यानी दूसरा जो विपक्षी राजा था उसको तो हीनता दिखाना और अपने आश्रयदाता का वर्णन है वो बढ़ा चढ़ा के करना इनकी मुख्य विशेषता है रासो काव्य की। दरबारी कवि होने के कारण इन कवियों ने आश्रयदाताओं के शौर्य, आश्रयदाताओं का यश, वैभव और कल्पना एवं अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन उन्होंने किया है। पृथ्वीराज रासो एवं खुम्मान रासो इसी कोटि की प्रशंसापरक काव्य रचनाएं हैं जिसमें कवि ने अपने ही चरित्र नायक में राम, कृष्ण, युधिष्ठिर और अर्जुन, हरिश्चंद्र से भी श्रेष्ठ बताते हुए प्रत्येक दृष्टि से उनकी महानता प्रतिपादित किए। ये रासो ग्रंथों का मुख्य विशेषता यानी अपना जो आश्रयदाता था उनको राम, कृष्ण और युधिष्ठिर और अर्जुन यानी अर्जुन और हरिश्चंद्र राजा से भी श्रेष्ठ उन्होंने बताने की कोशिश इसमें की गई है। नेक्स्ट देखिए अगली जो प्रवृत्ति है वो संकुचित राष्ट्रीयता। इस काल में वीरता का वर्णन खूब किया गया है, बहुत हुआ है, क्योंकि रासो काव्य था तो वीरता का वर्णन बहुत हुआ है। परंतु स्वाभिमान एवं राष्ट्रीयता की भावना का अभाव था। इसमें राष्ट्रीयता की भावना का अभाव इसलिए बताया गया है क्योंकि जो राजा एक छोटे से क्षेत्र का मालिक होता था, स्वामी होता था, उसको ही वो अपना देश समझते थे, पूरे भारत को लेकर के वो नहीं चले थे। इसीलिए देखिए उस समय देश पूरा जो अपना देश था वो बिल्कुल छोटे छोटे खंडों या राज्यों में विभक्त था। तो अपने एक राज्य का मालिक अपने आप को अपने देश का मालिक समझता था, पूरे देश को लेकर के नहीं चला। पूरा देश है वो छोटे छोटे खंडों या राज्यों में विभक्त था और इन छोटे छोटे राज्यों के शासक परम कलह और संघर्ष आपस में इसमें परस्पर कलह और संघर्ष आपस में चलते ही रहते थे। छोटे छोटे राज्यों के जो राजा थे वो आपस में लड़ते रहते थे। वे 10-20 गांवों के छोटे से राज्य को राष्ट्र समझते थे, यानी अपना छोटा सा क्षेत्र होता था उसको भी वो अपना देश या अपना क्षेत्र समझते थे। अतः संपूर्ण भारत को एक राष्ट्र के रूप में देखने की भावना का उस समय अभाव था, क्योंकि अनेक राजा थे, अनेक छोटे छोटे क्षेत्र थे, उनमें वो आपस में झगड़ते रहते थे। पूरे भारत देश को वह अपना एक राष्ट्र के रूप में देखने का पूरी तरह से अभाव था। परिणामतः विदेशी आक्रांताओं के विरुद्ध संगठित होकर के युद्ध करने में वे कभी भी सफल नहीं हुए। यही इनका कारण था, क्योंकि वो अपने छोटे छोटे क्षेत्रों में बंटे हुए थे, दूसरे राजा की वो सहायता नहीं करते थे। इस कारण से विदेशी जो आक्रांत आए उनका वो संगठित होकर के युद्ध करने में कभी भी सफल नहीं हुए। पड़ोसी राज्य पर विदेशी आक्रमण होने पर वे रंचमात्र विचलित नहीं होते थे, बिल्कुल भी वो अपना साहस नहीं दिखाते थे कि पड़ोसी राज्य पर आक्रमण हो रहा है, अपने कोई दिक्कत नहीं है, वो रंचमात्र भी बिल्कुल क्या है विचलित नहीं होते थे। संकुचित राष्ट्रीयता के कारण धीरे धीरे सभी देशी साम्राज्य विदेशी आक्रांताओं के द्वारा पददलित कर लिए गए, यानी वो विदेशी आक्रांत आए थे वो धीरे धीरे छोटे छोटे राज्यों को जीतते जीतते पूरे भारत पर अपना
आधिपत्य, अपना साम्राज्य वो विदेशी आक्रांतों ने स्थापित कर लिया। इन शासकों ने अपने क्षुद्र यानी अपने छोटे से दम्भ अहम भाव को परित्याग करके संगठित होकर के विदेशियों का सामना किया होता तो देश को दीर्घ अवधि तक विदेशी शासन झेलते हुए प्रतंत्र नहीं रहना पड़ता। यानी वो अपना क्षुद्र अहम भाव था इनमें कि पड़ोसी राज्य के साथ लड़ाई हो रही है, हमला हो रहा, अपने कोई दिक्कत नहीं है, वो उनका साथ नहीं देते थे। अगर वो सभी संगठित होकर के साथ देते तो पूरा भारत देश वो इतनी लंबी समय अवधि तक विदेशी शासनों के प्रतंत्र को वो झेलना नहीं पड़ता भारत देश को, परंतु वो ऐसा नहीं करते थे। कल्पना की प्रचुरता। चारण कवियों ने जो रासो ग्रंथ लिखा है अपना, उनमें तथ्य परक न होकर के कल्पना प्रधान यानी कल्पना का खूब वर्णन किया है, कल्पना के आधार पर खूब रचनाएं लिखी हैं। ऐतिहासिक पात्र तो इन रचनाओं में है, ऐतिहासिक राजा या जो आश्रयदाता है वो तो है, पर इतिहास नाम मात्र का ही है। कवियों ने कल्पना का सहारा लेते हुए घटनाओं, नामावलियों, तिथियों तक की कल्पना भी उन्होंने कर ली थी। पूरी घटना, नाम और तिथियों की कल्पना करके लिख दिया। वस्तुतः इन रासो काव्यों में संभावना और कल्पना का अधिक बल दिया गया है, संभवतः और कल्पना का अधिक बल दिया गया है, कल्पना पर ज्यादा लिखा गया है, तथ्यों पर वो कम चले हैं। अपने आश्रयदाताओं की वीरता का काल्पनिक वर्णन करने में अतिशयोक्तिपूर्ण उन्होंने सहारा लिया, यानी खूब बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया है। और इसी क्रम में इतिहास में जो सत्य है उसकी अवहेलना भी इन कवियों ने कर दी। और वीर गाथाओं के इसी कारण से कल्पना कथायुक्त रचनाएं कहना अधिक तर्कसंगत है, यानी एक कल्पना पर आधारित अधिक तथ्य हैं, इतिहास सम्मत कम मिलता है। विविध छंदों का प्रयोग भी इन रासो काव्यों में मिलता है। रासो ग्रंथों में विविध छंदों का प्रयोग परिलक्षित होता है। छंदों की ये विविधता हिंदी के न तो परिवर्तित साहित्य में मिलती है, न ही पूर्ववर्ती साहित्य में मिलती है। पृथ्वीराज रासों में अनेक छंदों का प्रयोग हुआ है। मूल रूप से देखा जाए तो पृथ्वीराज रासों में देखिए गुणोत्तर तो समय है और 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग है वो चंद्रबरदाई के द्वारा किया गया है। 68 प्रकार के गुणोत्तर समय है, ये भी ध्यान है। इसमें मूल रूप से देखिए दोहा है, गाथा है, पदरी है, तोमर है, तोटक है, रोड़ा है, उल्लाला है, छप्पे है, सटक है, कुंडलिया है इनमें। और छप्पे का तो बादशाह भी कहा जाता है। छप्पे छंद का ज्यादा प्रयोग किया है चंद्रबरदाई ने, इनका अनेक छंदों का प्रयोग किया है। विविधता के कारण पृथ्वीराज रासों के रचयिता जो चंद्रबरदाई हैं उन्हें छप्पे का सम्राट कहकर के पुकारा गया है। और पृथ्वीराज रासो है उसको कई कई जगह छंदों का अजायब घर भी बताया गया। परंतु साहित्य में अगर देखा जाए हिंदी साहित्य में तो छंदों का अजायब घर जो है वो रामचंद्रिका को रामस्वरूप चतुर्वेदी के द्वारा कहा गया है। केशव की रचना है रामचंद्रिका। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, उन्होंने रासों के छंदों की विशेषता पर प्रकाश डालते हुए लिखा है कि रासों में छंद जब बदलते हैं तो श्रोता के चित्त के प्रसंग अनुकाल नवीन कंपन उत्पन्न कर देते हैं। यानी पृथ्वीराज रासों में जो छंद बदलता है, मतलब बदलने का मतलब है जैसे कवि है वो, उदाहरण के तौर पर अगर अपन समझें तो कुंडलिया छंद का अगर प्रयोग कर रहा है और कुंडलिया का करते करते अचानक वह रोड़ा छंद पे आ जाता है तो अपना जो प्रसंग होता है उसका अनुकूल, अपने जो समझने का भाव है, अपने हृदय का परिवर्तन है वो भी उसके साथ साथ बदल जाता है। इसी प्रकार छप्पे का प्रयोग करता है तो छप्पे में अपना दूसरा भाव भी परिलक्षित हो जाता है। ये बात बहुत अच्छी की है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कि रासों में छंदों में जब भी बदलते हैं तो श्रोता की चित्त यानी जो सुनने वाले का मन है वो प्रसंग के अनुकूल नवीन कंपन उत्पन्न कर देता है, यानी अपने मन में एक अलग भाव पैदा हो जाता है। नेक्स्ट देखिए डिंगल पिंगल शैली, डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग। अब देखिए आपको बड़ी समस्या रहती है डिंगल और पिंगल कि क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा राजस्थानी और अपभ्रंश को मिलाएंगे तो डिंगल होगी और अपभ्रंश और ब्रज भाषा को मिलाएंगे तो पिंगल होगी। आप ऐसे इस प्रकार से याद रख सकते हो ए और बी, ए का मतलब अपभ्रंश, बी का मतलब ब्रज भाषा, इनको मिलाएंगे तो पिंगल हो जाएगी। आर का मतलब राजस्थानी, ए का मतलब अपभ्रंश, इनको मिलाएंगे तो डिंगल हो जाएगी। ये चारणों की उस समय की बहुत ही भड़कीली शैली मानी जाती है, भाषा मानी जाती है। इसी में रासो जो ग्रंथ हैं वो सारे के सारे लिखे गए हैं डिंगल पिंगल शैली में, डिंगल पिंगल भाषा में लिखे गए हैं। पृथ्वीराज रासो वो कई बार पूछा जाता है किस में लिखा गया है, तो वो पिंगल में लिखा गया है, ध्यान रखना। तो देखिए डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग, आदिकालीन जो रासो है, रासो साहित्य जिस भाषा का प्रयोग किया गया है वो आधुनिक हिंदी से बहुत भिन्न है, यानी वर्तमान की जो हिंदी चल रही है उससे तो बहुत भिन्न है, क्योंकि हजारों वर्ष पहले वो लिखा जा चुका है। वह आधुनिक हिंदी से बिल्कुल भी भिन्न है। उसमें अपभ्रंश और राजस्थानी भाषा में मिले जुले रूप का प्रयोग अधिक किया गया है चारण कवियों के द्वारा। जो रासो ग्रंथों में डिंगल कहा गया, यानी राजस्थानी और अपभ्रंश का मिला जुला रूप जो मिलता है अपन को वो डिंगल शैली कहलाती है, उसका चारणों ने अधिक प्रयोग किया गया है। और डिंगल को कर्णकटु और कर्कश भी बोला जाता है, यानी बहुत कठिन भाषा होती है डिंगल।
और दूसरी तरफ है तात्कालिक अपभ्रंश और ब्रज भाषा से मेल से बनी हुई है, वो है पिंगल शैली। उस जमाने की अपभ्रंश और ब्रज भाषा थी, उससे मिली जुली है वो पिंगल शैली का भी प्रयोग इनमें खूब किया गया है रासो ग्रंथों में। वीर रस के भावों को व्यक्त करने में अद्भुत अक्षमता डिंगल पिंगल भाषा में विद्यमान है। अनुस्वार उपरांत प्रवृत्ति तथा द्वितीय वर्णों की प्रधानता भी रासों की भाषा में उपलब्ध होती है। संस्कृत की तत्सम शब्दावली के साथ साथ तद्भव शब्दों का प्रयोग भी इन काव्य ग्रंथों में प्रचुरता से किया गया है। तो स्पेशली रासो ग्रंथ उनमें डिंगल और पिंगल शैली का अधिक प्रयोग किया गया है। ध्यान रखिएगा, राजस्थानी और अपभ्रंश होगी वो डिंगल हो जाएगी और अपभ्रंश और ब्रज भाषा होगी वो पिंगल हो जाएगी। यह कई बार पूछा जाता है। अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग ये भी किया गया है। रासो जो साहित्य हैं उनमें अलंकारों का समावेश स्वाभाविक रूप से हुआ है। चारण कवियों के द्वारा अपने मनोभावों को व्यक्त करने के लिए अलंकारों का सहारा लिया गया है। एक अलंकार चलता था उस समय वेण सगाई अलंकार, बहुत ही शानदार अलंकार था, बहुत ही भड़कीला अलंकार था। हाँ, चारण कवियों ने अपने मनोभावों को व्यक्त करने के लिए अलंकारों का सहारा लिया है। कहीं भी चमत्कार प्रदर्शन करने के लिए अलंकार योजना नहीं की गई। चमत्कार प्रदर्शित करने के लिए चारण कवियों ने अलंकारों का कोई प्रयोग ऐसा नहीं किया है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा जैसे हृदयग्राही चित्रण इन काव्य ग्रंथों में मिलते हैं जो अन्य साहित्य है उसमें दुर्लभ है। अन्य साहित्य में ऐसी अलंकारों का प्रयोग बहुत ही कम मिलता है। सौंदर्य चित्रण में उत्प्रेक्षा से काम लिया गया है। यद्यपि रासों के विशाल क्लेवर को प्राय सभी अलंकार खोजने में माने जाते हैं। अनुप्रास, वक्रोक्ति, यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, अतिशोक्ति जैसे अलंकारों का, विशेष रूप से अतिशोक्ति अलंकार है उसका भी खूब प्रयोग किया गया है। अब अपन निष्कर्ष रूप में अगर देखा जाए तो कहा जा सकता है कि आदिकालीन रासो साहित्यिक प्रवृत्तियां उस समय की परिस्थितियों की देने, यानी उस समय परिस्थितियां ऐसी थी जिसके कारण से उन कवियों के द्वारा ऐसा साहित्य वो लिखना पड़ा था। जहां तक चारण कवियों की काव्य प्रतिभा का प्रश्न आता है, यानी चारण कवि जो थे उनकी काव्य की प्रतिभा का जो प्रश्न आता है वो अपने आप में बेजोड़ है। क्योंकि कथा प्रसंगों की जो योजना होती थी, वर्णात्मकता होती थी, भाव व्यंजना होती थी, रस योजना होती थी, आदि दृष्टियों से रासो साहित्य अनुपम कहा जा सकता है। आदि सभी दृष्टियों से रासो साहित्य वो अनुपम कहा जा सकता है। इस प्रकार से आदिकालीन साहित्य के अपने ये जो जितनी भी प्रवृत्तियां हैं, ऐतिहासिकता का अभाव, युद्ध वर्णन की सजीवता, प्रामाणिकता में संदेह, वीर और श्रृंगारस की प्रधानता, आश्रयदाताओं की प्रशंसा, संकुचित राष्ट्रीयता, कल्पना की प्रचुरता, विविध छंदों का प्रयोग, डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग, अलंकारों का समावेश, आशा करता हूँ पूरी अच्छे से विस्तार से व्याख्या करके आज अपन ने पढ़ी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने मित्रों तक इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, जिससे कि और भी विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके। मिलते हैं एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। ये जो आदिकालीन प्रवृत्तियां हैं इनका प्रश्न किसी भी तरीके से किसी ना किसी एग्जाम में पूछा जाता है, तो अच्छे से इन चीज़ों को याद रखिएगा।